क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में कक्षा 10वीं के विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को एक एक करके आसान भाषा में आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाने वाला है। साथ ही मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है, आप मेरा किताब भी खरीद करके बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, या फिर किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। इसके बारे में भी आपको अंतिम में हम बता देंगे। लेकिन आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, और बहुत ही अच्छा आपको इस वीडियो में आपको टॉपिक बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, और एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम पूरी उम्मीद के साथ, पूरे जोश के साथ आपको पढ़ाई करनी है और लाजवाब तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, एकदम धमाल मचानी है। आइए सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा आज का वो होगा रासायनिक अभिक्रिया, और इसके बाद से जितने भी टॉपिक होगा सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछते रहिए। तो आ जाइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का जब वह निर्माण कर देता है तो इस क्रिया को, इसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में जब अलग, ये तत्व जब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में ये क्रिया करेगा तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण जल का कर देगा, इसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अथवा एक और एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको हम समझाना चाहें तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेगा यानी कि अभिक्रिया करेगा तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देगा, वो नया गुण वाला पदार्थ क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। यानी कि आम भाषा में हम समझना चाहें तो रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं, मिल करके एक दूसरा पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही छोटा सा डिफिनीशन है, आप इसे तो एकदम चुटकियों में अब याद कर लिए होंगे। याद नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता है, अगर कोई दिक्कत होता है आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास में पूरी अंतिम तक बन रही है, बड़ा ही मजा आने वाली है आज की क्लास में, एकदम शानदार क्लास होने वाली है। अब इसी में बात करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में। कहेंगे सर कुछ ऐसा एग्जांपल बता दीजिए जिससे कि हम लोग को ऐसे ही पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जैसे कि दूध से दही का जमना, पाचन यानी कि भोजन का पचना, दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लग जाना। अब देखिए जब भोजन का पाचन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, यही होती है ना जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भोजन का जो पाचन है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए ये तो अभिक्रिया हो रही है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन उसमें भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये उष्माक्षेपी क्या होती है इसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो तो आपको बताएंगे। फिलहाल आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं, जैसे कि भोजन का पचना हो गया, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का जमना, दूध है अगर उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं ये और सुबह देखते हैं तो पूरा दूध जो है दही बन करके तैयार हो गया होता है, जो कि दूध से वो अलग होता है, वो नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देता है। लोहे पर जंग लगना, जब आप मार्केट में जाते हैं और लोहे को खरीद के लेके आते हैं तो वो चमकीला होता है, लेकिन जब उसे वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं, नमी के संपर्क में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, जिसके कारण नए गुण वाले वहां पे पदार्थ का निर्माण, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल बता दीजिए, तो बता दीजिएगा भोजन का पचना हो गया, लोहे पर जंग का लगना हो गया, और दूध से दही का जमना हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल अब तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक की, और यहाँ पे जो शानदार टॉपिक है वह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव। अब देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोग को जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ में क्या होगा कि तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। पहले टेम्परेचर कुछ अलग था, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाएगा उसके बाद का टेम्परेचर कुछ अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है, जो उसकी अवस्था, जैसे मान लीजिए कि गैस है, जैसे कि मान लीजिए हमने शुरू में आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग किया जल का निर्माण कर लिया, यानी कि वो दोनों गैस था,
लेकिन बाद में क्या हो गया, वो द्रव के रूप में आ गया, यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो गई। तो अवस्था भी चेंज हो सकती है, टेम्परेचर यानी कि तापमान भी परिवर्तन हो सकता है, गैसों का उत्सर्जन, वहां पे गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो ये तो रही आपकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, संयोग करेंगे या फिर अभिक्रिया करेंगे, तो जब नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर गैसों में परिवर्तन हो सकता है। मजा आ रही है ना, बिल्कुल। तो लाइक बटन पे एकदम फटाफट से लाइक दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर करके एकदम गर्दा तरीके से तैयारी कीजिए, शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीके से। चलिए आइए आगे बात करते हैं, एकदम बहुत ही मजा आएगा आपको क्लास में। अब कोई भी दिक्कत होता है बस आप लोग कमेंट करके पूछते रहिए, हर तरह की सुविधा, और इस साल एकदम धमाल मचाना है आप सभी को, बिल्कुल मचाना है ना, बिल्कुल। एक बार कमेंट में एकदम यस लिखिए। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हमने समझा, दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रिया के बारे में भी हमने जाना, ठीक है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण, निम्नलिखित को रासायनिक समीकरण के रूप में आप व्यक्त कर दीजिए, ठीक है। यानी कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया होगा, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। समीकरण को संतुलित करने के लिए आता, अब ये समीकरण को संतुलित और संतुलित क्या है सब कुछ बताएंगे, बस आप लोग थोड़ी सी इंतजार कीजिए, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है या दर्शा दिया जाता है या बतला दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको एग्जांपल बताया था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है तो किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। और इसी को जब इसका हम सूत्र का या फिर संकेत के माध्यम से जब इसको दर्शा देंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H लिख देते हैं और ऑक्सीजन के लिए O2 लिख देते हैं, और जब इसे हम अभिक्रिया कराते हैं तो H2O का निर्माण हो जाता है, इसे ही हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसके संकेत के माध्यम से अगर हम व्यक्त कर दे, दर्शा दे, बतला दे, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो यहीं पे आपको गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी, देखिए ध्यान से। जब हाइड्रोजन के लिए हमने यहां पे H लिखा, उसके बाद से ऑक्सीजन के लिए हमने O लिखा, और जब इसे हम लोग अभिक्रिया कराया तो H2O का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। लेकिन निर्माण तो हुआ, ये तो रासायनिक समीकरण तो आपको हमने लिख करके दिखा दिया, लेकिन इसमें दो चीजों को ध्यान देना हमेशा आवश्यक है, क्योंकि समीकरण में आपको दो समीकरण, एक और होता है इसकी अगर कहें तो इसके प्रकार के बारे में, तो एक संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। तो जब तक इसके तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है, बतला दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल, उदाहरण ले लेते हैं। तो हमने उदाहरण जो आपको ऊपर बताया था वही उदाहरण लेते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं, इसी को हम संकेत के माध्यम से दर्शा देंगे, उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H ले लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 ले लेते हैं, और जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो H2O एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, यानी कि जल का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के माध्यम, यहाँ यानी कि रासायनिक समीकरण यहाँ पे हमने लिख दिया। रासायनिक अभिक्रिया को यदि उसके सूत्रों के माध्यम से हम दर्शा देते हैं, बतला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने रासायनिक समीकरण लिखा तो इसमें एक तीर के माध्यम से इसको हमने दर्शाया है। अब तीर के माध्यम से दर्शाने के कारण यह दो पार्ट में विभक्त हो गया है। पहला पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है H2O यानी कि जल। अब देखिए, जो तीर के आपको बाएं साइड है, जो बायां साइड है, बायां साइड को आप ऐसे में LHS बोलते हैं, और दाएं साइड को आप लोग RHS बोलते हैं ना, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा, सपोज मानिए। क्योंकि जब तक ये चीज जो आपको हम अभी समझा रहे हैं, अगर आप ये चीज नहीं समझिएगा तो फिर आपको समीकरण को संतुलित करना काफी ज्यादा मतलब कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी उसमें। तो समझिए, देखिए ये तीर है, तीर के बाएं तरफ को हम LHS कहते हैं,
तीर के दाएं तरफ को हम लोग RHS कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब समझना क्या है कि जो LHS वाला पद होता है, जो LHS वाला आपका जो पद होता है, इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए इस चीज को कि तीर के बाएं ओर अभिकारक कहते हैं हो, यानी कि तीर के बाईं ओर हो उसे अभिकारक कहते हैं, और तीर के दाहिने ओर हो उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं कि सर परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए परिभाषा इसका ये होगा कि जब कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या हिस्सा लेता है वह अभिकारक कहलाएगा, और जो चीज प्राप्त हो जाता है उसे अभिकारक, उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बाजार गए, बाजार जाने के बाद से सब्जी को खरीद करके लेके आए तो वह हम लोग का अभिकारक हुआ, क्योंकि वह सब्जी अब बन करके तैयार होगा। जो तैयार होगा वह उत्पाद हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो भाग लेगा वह क्या हो जाएगा? वह आपका अभिकारक होगा। ठीक है, समझिए। जैसे कि खाना बनाने में जब सब्जी बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा चीज चाहिए, जैसे मसाला चाहिए, सब्जी चाहिए, ठीक है, बहुत सारा चीज चाहिए, तो आपका अभिकारक हो गया। लेकिन जब वो बन करके तैयार हुआ सब्जी के रूप में, खाने के रूप में, जब वो खाने के लिए जब तैयार हुआ उसे हम लोग उत्पाद कर देंगे। बस इतनी छोटी सी चीज है, आप लोग को दिमाग में इसको बैठा करके रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ओके, दैनिक जीवन में होने वाली जो अभिक्रिया होती है वह कौन से होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक और यहाँ पे एग्जांपल है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करता है तो HCl का निर्माण कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको अभी हमने बताया अभिकारक और उत्पाद के बारे में तो वही डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया गया है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, उसे अभिकारक कह देंगे, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, यानी कि जो चीज हमें मिलता है उसे हम लोग क्या कह देंगे? उत्पाद कर देंगे। बस इतनी छोटी सी चीज है, आप इसे याद करके रखिएगा, क्योंकि जब आप समीकरण को संतुलित करने जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, जब हम लोग समीकरण के बारे में जाना तो समीकरण में क्या होती है, दो चीज होता है, एक होता है संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि जो संतुलित समीकरण होती है वह संतुलित समीकरण क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, आपको फटाफट से कर दीजिए, बिल्कुल। चलिए, तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या एक समान हो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। अब हमने अभिकारक और उत्पाद अगर नहीं बताया होता आपको तब तो परेशानी हो जाती कि ये क्या कह रहे हैं सर, ये अभिकारक कहां से आ गया, उत्पाद क्या हो गया। तभी आपको बताया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, हिस्सा लेगा, वह क्या कहलाएगा? अभिकारक। सो बन करके तैयार होगा, अभिक्रिया के बाद उसे उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग ले रहा है हाइड्रोजन और भाग ले रहा है क्लोरीन। ठीक है, ये भाग ले रहा है, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिए, अभिकारक कहलाएगा, बिल्कुल। अब जब ये बन करके तैयार होगा HCl, ये आपका होगा उत्पाद। ठीक है, अब संतुलित कब होगा? जब LHS वाले पद में जितने भी तत्व हैं और RHS वाले पद में जितने भी तत्व हैं, यानी कि अभिकारक में और उत्पाद में जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों के जो परमाणु संख्या है ये आपस में अगर बराबर होंगे तो वह संतुलित होगा, अब बराबर नहीं होंगे तो वह संतुलित नहीं होगा, उसे संतुलित हम लोग को करना होगा। तो यहां देखिए, LHS में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? कहिएगी सर 2 है। उसी प्रकार से क्लोरीन की कितनी है? तो 2 है। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 1 है। इसमें क्लोरीन की कितनी है? तो कहिए कि सर यहाँ पे क्लोरीन की मात्र 1 है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी देखिए अब 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, यानी कि यह समीकरण संतुलित हो गया। क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। तो एक बात याद रखिएगा कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यांश संरक्षण के नियम के अनुसार यह माना जाता है, यह होता है
कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया या कोई भी तत्व जब आपस में अभिक्रिया करता है तो उसकी परमाणु संख्या कभी नष्ट नहीं होती है और निर्माण नहीं होती है। उसी चीज को यहां पे आपको दर्शा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, नोट के तौर पे लिखा दिया गया है कि समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होता है और न ही परमाणु का निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार दोनों तत्वों यानी दोनों अभिकारक यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान समान होना चाहिए। वो यह तभी संभव होता है जब उनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कि जब उसकी परमाणु संख्या समान होगी तभी द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होगा, वहां पे लागू करेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि परमाणु जब तक तो अभिक्रिया करते हैं तो उसमें ना परमाणु का नाश होता है ना उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो संतुलित करना काफी ज्यादा आवश्यक है। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी समीकरण लिखेगा तो आप लोग समीकरण को संतुलित करके लिखिएगा। अब कहेंगे सर समीकरण को संतुलित कैसे करें, इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो भी वीडियो हम डालते हैं आपको तो वो वीडियो को जरूर देखिए, आकर के बार बार चैनल पे चेक भी करते रहिए अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाए के रखेंगे तो जरूर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, तो उसके बारे में बताएंगे, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आइए अब हम लोग बात करते हैं असंतुलित समीकरण में कि असंतुलित समीकरण क्या है। तो बस ये छोटा सा चीज है जो आपने समीकरण संतुलित समीकरण में पढ़ा उसी को आपको उल्टा कर देना है। संतुलित समीकरण में आपने क्या पढ़ा, क्या जाना कि जब अभिकारक और उत्पाद के दोनों परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित, तो इसमें हो जाएगा वह समान न हो। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या एक समान नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। जैसे कि अगर यहां से हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं H2 और क्लोरीन ले लेते हैं Cl2 और जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो HCl का निर्माण होता है, तो ये हम लोग का असंतुलित समीकरण है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो ये असंतुलित हो गया। इसको संतुलित करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आप 2 का यूज कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। लेकिन ये क्यों कर दे हैं, मतलब कि ऐसे ही क्यों कर दे हम, इसका एक तो कोई नियम होना चाहिए ना। वही नियम के बारे में बताया है आपको कि आगे आने वाला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम जरूर बताएंगे। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे कि उसका लिंक हम डाल दें, जिससे कि आपको तैयारी हो जाए, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग आगे और आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अब संधार टॉपिक आपके सामने है और यह संधार टॉपिक से बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक का नाम क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद तो नया पदार्थ बनेगा, लेकिन बनने के साथ साथ अगर ऊष्मा बाहर निकलेगा यानी कि वह ऊष्मा देगा, ऊर्जा देगा, उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि अगर C यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है और CO2 का जब यह निर्माण करता है तो साथ साथ यह ऊर्जा भी देता है, ऊष्मा भी देता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कह देंगे कि यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न हो, निकले बाहर, ऊष्मा बाहर निकले या ऊष्मा भी आपको प्राप्त हो, उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बड़ा ही छोटा डिफिनेशन है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से यहीं पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो आपको शुरू में बताया कि पाचन है, पाचन जब शरीर में शुरू होता है यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये क्या होता है, वो पचता है, पचने के बाद से एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भोजन ग्रहण करते हैं, इसके बारे में देखिए उसका क्वेश्चन हम नीचे रखे हुए हैं, अंतिम में है वो क्वेश्चन है, उसका उत्तर वहीं पे हम बता देंगे। फिलहाल जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने ऊष्माक्षेपी के बारे में जाना कि जो ऊष्मा ऊर्जा बाहर करे यानी कि जो प्राप्त हो, मतलब कि उससे वैसी अभिक्रिया जिसे ऊष्मा ऊर्जा
मिले, प्राप्त हो, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो CO2 का निर्माण करेगा, साथ साथ ऊर्जा देगा यानी ऊष्मा देगा, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। अब इसमें एक चीज होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आइए समझते ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा बाहर होगा, ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा अंदर लेगा, यानी कि आपको उसमें एनर्जी की जरूरत होगी। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब CaCO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं, यानी कि जब हम लोग इसमें ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, जब इसमें हम ऊष्मा देते हैं CaCO3 को जब हम लोग ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है, CaO और CO2 में यह विभक्त हो जाता है। किसमें विभक्त होता है, CaO और CO2 में यह विभक्त हो जाता है। यहाँ पे क्या चीजें किया है, ऊष्मा को लिया है, ऊष्मा का अवशोषण किया है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल। एक बार और समझिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा बाहर हो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं। अब एक होता है संयोजन अभिक्रिया, और ये एग्जाम में आपका बहुत बार पूछता है, और हो सकता है इस साल भी आप परीक्षा देने जाएं तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है, या फिर संयोजन वियोजन एक दूसरे से विपरीत है कैसे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसन अभिक्रिया जिसमें क्या हो, एकल पदार्थ का निर्माण हो जाए। यानी कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करे और मात्र एक पदार्थ का निर्माण कर दे, एकल पदार्थ का निर्माण करे, उसे कहेंगे संयोजन। संयोजन का मतलब मिलना, यानी कि मिल करके दो तत्व तो है यहाँ पे, और दो तत्व मिल करके मात्र एक का निर्माण कर दिया है। किसका निर्माण किया है, मात्र CO2 का। तो जब दो मिल करके एक का निर्माण करेगा तो क्या कहलाएगा, वह संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह आपका संयोजन कहलाएगा। लेकिन अगर यही एक तत्व जब अभिक्रिया करे और अभिक्रिया करने के दौरान दो या दो से अधिक पदार्थ में मतलब कि बट जाए, टूट जाए, उसे हम लोग वियोजन कहेंगे। यानी कि जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर के, टूट करके, बिखर करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देता है उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि CaCO3 हमने बताया, जब इसमें ऊष्मा दिया गया तो यह टूट करके क्या हो गया, यह टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो गया। एक हो गया CaO और एक हो गया CO2। यानी कि जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाता है उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन। और जो अभिक्रिया जिसमें छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देता है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन। उसे हम संयोजन मतलब कि दो को मिलकर एक निर्माण करे संयोजन, और एक टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाए उसे वियोजन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब सबसे शानदार टॉपिक आ गया है आपके सामने। वह शानदार टॉपिक क्या है, वह है आपका विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि पढ़ाया हुआ हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है। अब जाइएगा मार्केट में, दुकान में, और बोलिएगा मंटू सर DLS का हमें किताब चाहिए, तो आपको दे देंगे। ठीक है, आपको फिगर दिखाए होंगे, आप वो फोटो मांग लीजिएगा। DLS एजुकेशन मंटू सर बोलेंगे, या फिर Amazon फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग अब बात करते हैं आगे। और प्ले स्टोर से मेरा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से लिखिए DLS एजुकेशन मंटू सर। जैसे ही आप DLS एजुकेशन मंटू सर लिखेंगे आपको मेरा ऐप वहां पे मिल जाएगा। दो ऐप आएगा, DLS एजुकेशन ऑफिशियल और DLS एजुकेशन मंटू सर। दोनों आपको इंस्टॉल कीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आते चला जाएगा। बहुत ही शानदार, उसमें सब चीज नोट्स वगैरह फ्री में आपको मिल जाएगा। और भी कुछ पैड भी होगा तो उसे आपको नॉर्मल चार्ज होगा, जैसे कि 99 रुपए है ना, या 400-500 रुपया होगा, और पूरा सिलेबस से आपको दे दिया जाएगा, है ना। उसमें भी आप जाइएगा तो समझ में आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आइए, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या चीज का, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब ही होता है हटा देना।
क्या कर देना, हटा देना, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्वों के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पे हम लोग का एग्जांपल समझिएगा, तो Fe प्लस CuSO4 जब यह आपस में अभिक्रिया किया है, तो अब यहां पे देखिए क्या है, जो Fe है वह CuSO4 से Cu को हटा दिया है और खुद अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ यहाँ पे हो गया Cu प्लस FeSO4, क्या हो गया, FeSO4 हो गया। क्या हो गया, FeSO4 हो गया। देखिए ध्यान से, यह Fe है, यहाँ पे CuSO4 है, तो CuSO4 से Cu को बाहर कर दिया है, बच गया है यहाँ पे Cu, और जो Fe है वह इसके साथ क्या हो गया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी कि अगर कोई मतलब कि अगर चीज हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि आप कहीं गए, ठीक है, और दो लोग हैं, और दो लोग को क्या कर रहे हैं, आप तीसरा गए और एक को वहां से भगा करके खुद अपना स्थान ग्रहण कर लिए, तो उसे कह देंगे विस्थापित। यार क्या विस्थापित हो गए हैं। तो इसी प्रकार की अगर अभिक्रिया में होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, भगा देता है उसको, और खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी दिक्कत आ रहा होगा, और वीडियो में भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा, जैसे स्पष्ट देखना होगा ना, मतलब कि किस तरीके से, अगर कोई कमी है हमें तो नीचे बता दीजिएगा, जिससे उस कमी को हम दूर कर दें, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल। तो नीचे हमें बताइए कि क्या आपको वीडियो क्वालिटी हर चीज अच्छा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि इसे सुधारने की जरूरत है, क्या चीज चाहिए, अगर आप हमें बताइएगा तो बेहतर होगा। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे हम पहली बार आए हुए हैं और डिजिटल बोर्ड पे कैसे पढ़ाना है ये हमें अंदाजा नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की। तो आप लोग बताइएगा कमी, तो हम उसे दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया के बाद अब हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तो हमने समझा, अब हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ नोट्स के लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद से आपको सर्च कर लेना है DLS एजुकेशन। जैसे ही आप DLS एजुकेशन सर्च करेंगे, आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद से आपको DLS एजुकेशन मंटू सर, ये भी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जो लोगो दिखाई दे रहा है। इन दोनों ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट डाउनलोड किए हुए हैं। तो इन दोनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, और इसमें आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। इस ऐप में आपको सब चीज़ फ्री मिलेगा, इसमें किसी तरीके की चार्ज नहीं देनी पड़ेगी आपको। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सारा का सारा कोर्स मिलेगा। यहीं पे हम आपसे लाइव बातें वगैरह, पीडीएफ नोट्स, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, गूगल में आने के बाद से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है DLS एजुकेशन। हालांकि सबका लिंक हम नीचे दे दिए हैं, आप ऐसे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे सब कुछ पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव टेस्ट, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह हर चीज़ मिल जाएगा। तो आइए सर्च कीजिए, तैयारी कीजिए। क्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता। अब आयन का मतलब क्या है, आयन का मतलब धन आयन और ऋण आयन, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या हो, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाए, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे BaCl2 है, अभिक्रिया कर रहा है Na2SO4 से, और जब यह अभिक्रिया करेगा तो इसका आयन अब बदल जाएगा। बदलने के बाद से बन जाएगा BaSO4। क्या बन जाएगा, Ba यहाँ है और SO4, इससे अब ये अभिक्रिया कर लेगा तो बनेगा BaSO4, और यहाँ से NaCl, यहाँ पे जो Na2 है ये NaCl से, यानी कि Cl से अभिक्रिया कर लेगा, बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब ये जो समीकरण है ये किस तरीके से बनता है ये आपको समझने में अभी समय लगेगा। क्योंकि देखिए, ये जो आप कहेंगे सर इतना ही जल्दी बता दीजिए कि ये क्यों, कैसे यहाँ पे आपस में जुड़ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप कि BaCl2 है, वह इससे जब अभिक्रिया कर रहा है तो BaSO4 का निर्माण कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में तो आगे आपको धीरे धीरे जानकारी मिलेगी। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, एक बार हर चीज नहीं मिलता है। ठीक है, पहले ये समझिए कि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण यहां हम इसे कह देंगे कि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि BaCl2 जब Na
Na2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो BSO4 और NaCl का निर्माण यहां से कर देगा। और यहाँ पे संतुलित करने के लिए 2 का यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये भी संतुलित करने के लिए बताया है आपको, कि स्पेशल वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल टॉपिक बस इतनी थी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो बस आप सिर्फ द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी जाने कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे टॉपिक क्या है। तो अगला जो टॉपिक है ये बड़ा ही कमाल का, शानदार, जबरदस्त और मस्त टॉपिक है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा रहा, अथवा आप इस परिभाषा को आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, बतला सकते हैं कि जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो जल में अविलय होता है, इस अविलय पदार्थ को ही हम लोग अवक्षेप कहते हैं और इसे आप अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाए उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो समझिएगा यहां से ध्यान से कि जब NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से कराई जाती है, जब NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से कराई जाती है तो निर्माण किसका होता है? AgCl अवक्षेप का निर्माण होता है। AgCl ये क्या है? ये आपका अवक्षेप है और ये अवक्षेप का निर्माण होता है और साथ में NaNO3 का निर्माण होता है, ठीक है। NaNO3 का निर्माण यहां से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अवक्षेप का निर्माण हो जाए उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल। जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बाबू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछिएगा हमें यह पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज नहीं आ रहा है। सब आप पूछिएगा कोई भी चीज तो हमें पता चलेगा, उस पर हम बात विचार करके, बात विमर्श करके उसको ठीक करके आपको समझाने के और भी कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा कि बताया कि हमारा डिजिटल पे पहली क्लास है, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो रही होगी तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश तो यही है कि कुछ दिक्कत ना हो आपको। चलिए अब हम लोग बड़ा ही बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे अब, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक पढ़ने से पहले लाइक अभी तक नहीं किया, जो कंजूसी कर रहे हो ना, कंजूसी करना छोड़ दो एकदम। पहले लाइक दबाओ, उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो फटाफट से बाबू, प्लीज कर लीजिए और दोस्तों भी शेयर कीजिए और एकदम मन लगा करके जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। एकदम शानदार, जबरदस्त और मस्त रिजल्ट आएगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए शानदार टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो शानदार टॉपिक क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब अम्ल यानी कि एसिड एवं क्षारक यानी कि बेस के बीच अभिक्रिया होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप यानी कि उसके बाद लवण और जल का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें लवण और जल का निर्माण हो जाए उसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें 2 चीज शामिल होगा, एक अम्ल शामिल होगा, एक क्षार शामिल होगा, और जब यह अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण कर देगा। जैसे हाइड्रोजन HCl आपका एक अम्ल है और NaOH आपका एक क्षार है। जब यह आपस में अभिक्रिया करेगा तो NaCl आप नाम जानते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का निर्माण करेगा और साथ ही H2O का निर्माण करेगा जो लिक्विड के रूप में रहेगा यानी कि जल होगा। वह क्या होगा? आपका एक जल और लवण का निर्माण कर दिया। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे शेर? कि उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे हम लोग कहेंगे। समझ में आया? बिल्कुल। तो जब भी अम्ल और क्षारक यानी कि एसिड और बेस आपस में मिलकर के लवण यानी कि साल्ट और जल यानी कि आपका वाटर का निर्माण करेगा उसे हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, बड़ा ही शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक में बड़ा बच्चे गड़बड़ करते हैं और यह टॉपिक बड़ा ही ज्यादा पूछ दिया जाता है एग्जाम में।
क्या टॉपिक है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। हमने तो बहुत अभिक्रिया पढ़ा क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पे चैप्टर ही है, पूरा का पूरा चैप्टर है। अब इसमें आया एक रेडॉक्स अभिक्रिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होता है, अपचयन तथा उपचयन, आप कहिएगा सर ये अपचयन उपचयन तो आप बताइए नहीं किए हैं, फिर बोल रहे हैं कि अपचयन उपचयन दोनों साथ हो, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बिल्कुल, अभी आपको समझा देते हैं। तो देखिए कह क्या रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ हो। यानी अब अपचयन कहिएगा और उपचयन कहिएगा, समझने के लिए तो समझिए, उपचयन अगर आप कहते हैं तो इसमें ऑक्सीजन यानी कि बढ़ोतरी होगी, ऑक्सीजन की बढ़ना। अगर आप अपचयन कहते हैं तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का बढ़ना। कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा वह उपचयन होगा, जिसमें हाइड्रोजन बढ़ेगा उसमें क्या होगा, अपचयन होगा। यानी कि जिसमें हाइड्रोजन बढ़े और हाइड्रोजन कम हो उपचयन, और जिसमें हाइड्रोजन बढ़े और ऑक्सीजन कम हो उसे अपचयन। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए कैसे। यहां पे हमने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे CuO है, पहले इसे मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, CuO है, यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई है, तो ये उपचयन है। प्लस H2, जब यह अभिक्रिया करेगा तो निर्माण किस चीज का करेगा, Cu और H2O का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे H2 में तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन तो था लेकिन इसकी कमी हो गई। ठीक है, यहाँ पे कमी हो गई, तो वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है, नोट में आपको दर्शा दिया गया है कि इस अभिक्रिया में Cu से ऑक्सीजन हटता है। क्या होता है, CuO से ऑक्सीजन हट करके केवल Cu हो गया, अतः Cu का अपचयन होता है। क्या होता है, Cu का यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, जब हटेगा यानी कि कमी होगा तो अपचयन होगा, तथा O2 से ऑक्सीजन जुटता है। यहाँ पे केवल H2 से, माफ कीजिएगा, H2 से ऑक्सीजन जुटता है। यहाँ पे H2 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है, अतः H2 का यहाँ पे क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो दोनों क्रिया यहाँ पे साथ साथ हुई है, अपचयन भी हुआ है उपचयन भी हुआ है। तो जब दोनों क्रिया साथ साथ होगी तो उसे हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बड़ा शानदार टॉपिक संक्षारण, और इसके बारे में आपके एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो पूछ दिया जाएगा तो क्या आप लिखिएगा, तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका टॉपिक है संक्षारण। तो देखिए, जब धातु पानी या नमी और वायुमंडल यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में वह क्या हो जाती है, परिवर्तित होने लगती है। धातुओं का अवांछनीय यौगिक में परिवर्तन होने की ही क्रिया को या होने की प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। यानी कि जैसे आपको हमने शुरू में एग्जांपल बताया कि जब लोहे की आप कोई चीज वस्तु लेके आते हैं या लोहा के कोई सामान लेके आते हैं और उसे अब नमी वायु हवा के संपर्क में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उसे आप पेंट नहीं करते हैं तो वह संक्षारित हो जाती है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है, उसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। ये तो आप आम तौर पे देखते हैं ये चीज, तो इसमें तो याद करने की, सोचने की, ज्यादा तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो संक्षारण समझ में आ गया। अब बड़ा ही बढ़िया चीज है विकृत गंधिता, और आमतौर पे आप लोग इसका यूज देखते हैं कि जब आप जाते हैं चिप्स वगैरह खाने, उसमें क्या रहता है, चिप्स रहता है कम और उसमें एकदम हवा भरा रहता है, पूरा बम्फर एकदम दबा के उसमें हवा रहता है। आखिर क्यों, इसका क्या कारण है, तो कारण क्या है, वो विकृत गंधिता से बचाने के लिए, वो उससे खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस से उसे प्रभावित किया जाता है, उसमें डाला जाता है ताकि वो वस्तु तेलीय खाद्य पदार्थ खराब ना हो। या फिर आप जब होली वगैरह में जब आपके घर बनता है पकवान हो गया, पकौड़ी वगैरह हो गया, या फिर कोई बहुत सारा चीज जो बनता है तेलीय वाला, और उसे जब आप रात को बनता है उसे छोड़ देते हैं और सुबह जब आप उसे देखते हैं खाने जाते हैं तो वो एक अजीब तरीके का गंध उसमें उत्पन्न होता है। आप कहते हैं कि ये खराब हो गया, इसको फेंक दो, ठीक है, वो बासी हो गया है, उसे आप फेंक दो, तो वो क्या हुई है, वहीं पे विकृत गंधिता यानी कि वह खराब हो चुकी है। तो क्या है वो कहना, वह क्या है उसका परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर के अपना स्वाद, अपना गंध
को बदल देता है। रात को खाए तो बड़ा स्वादिष्ट लगा, लेकिन उसी चीज को जब आप दिन में सुबह में खाइएगा तो वह कैसा लगेगा, बहुत बेकार लगेगा, उसका बदबू ही आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी घटना को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और यही कारण है कि जब चिप्स वगैरह रहता है, जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो यह खराब ना हो, उससे बचाने के लिए तेल या वसा युक्त तलीय खाद्य पदार्थों को, जैसे कि नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, इसको बचाने के उसमें हवा यानी कि नाइट्रोजन गैस उसे प्रभावित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपने समझा। ओके, अब देखिए आपके चैप्टर का जितना भी टॉपिक है लगभग आपके एग्जाम में आने वाला सभी टॉपिक को क्लियर कर दिया गया है। इसमें अगर एक दो टॉपिक बाकी लगा होगा तो वह ऐसा बाकी लगा होगा जो आपको हम जो है जब आपका एग्जाम की प्रिपरेशन, जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा उस समय, और या फिर इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में उस चीज को हम बता देंगे। जैसे वाई में जलने से पहले मैग्नीशियम विवन को साफ क्यों किया जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आपको एक एक करके हम लोग डिस्कस करके आपको समझाएंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि बड़ा ही शानदार है। जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्वसन कुसुमाक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं। बोले थे ना कि आपको हम अंतिम में बताएंगे क्योंकि उसके मुंह रखे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए श्वसन कुसुमाक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है कई जगह अलग अलग होता है। जिससे काफी ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। कोई कुछ और परिभाषा लिखता है, कुछ बच्चे कुछ और लिखते हैं, जिससे कि दिमाग बच्चों का खराब हो जाता है कि इसका परिभाषा हकीकत में क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा और ये लिखिएगा, पूरा का पूरा आपको अंक मिलेगा। ये कभी कभी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, और इस साल भी आने की ये उम्मीद है। ओके, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से कि श्वसन कुसुमाक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं। तो जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप सब कोई जानते हैं। पहले एक चीज समझ लीजिए, काय के श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं। तो पहले ऊष्माक्षेपीय क्रिया याद है ना, अभी आपको हमने बताया था बाबू, बिल्कुल क्या बताया था, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। बस इतना बात दिमाग में रखिएगा, तब देखिए कैसे समझ में आएगा। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा हम लोग को भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि जब हम भोजन करते हैं, हमें देखिए सबसे पहले आपको हमने बताया कि जब हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी चीज ग्रहण करते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट की टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है उससे मिल करके हमें ऊर्जा दे देता है, एनर्जी दे देता है, प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। कैसे? कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी कोशिकाएं में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके छोटे छोटे चीज में बढ़ जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और जब निर्माण हो जाता है तो हमें ऊर्जा, एनर्जी मिल जाती है। और यही जो एनर्जी मिलती है, जब एनर्जी निकल गई यानी कि बाहर आ गई, इसका मतलब तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी हो ही गया। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हम लोग इसे कहते हैं। समझ में आया? जैसे अगर इसका समीकरण लिखने के आए तो आप लिख दीजिएगा 6H2O प्लस O6, ये आपका ग्लूकोज है। और जब ये ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो बनेगा, किस चीज का निर्माण करेगा? CO2 और H2O, और ऊर्जा हम लोग को मुक्त हो जाएगी, ऊर्जा हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहेंगे। ठीक है, ये समीकरण आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह जितना भी है आप लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं आप हमारे ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा, लिखिएगा www.dlsofficial.com, तो हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। या फिर DLS एजुकेशन केवल लिखिए गूगल में जाकर, DLS एजुकेशन आएगा, DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो ऑफिशियल पे आपको जाना है, वहां पे भी ये सारी चीजें या नीचे डिस्क्रिप्शन में, परेशान मत होइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के PDF वगैरह, नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। आप मेरा ऐप जो भी है आपका, मेरा जो है वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपका टेलीग्राम, सबसे जुड़े रहिए, जिससे सबसे आपको जानकारी और अच्छे तरीके से होते रहे। जब तक एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको क्लास को छोड़ के नहीं जानी है, ईमानदारी से पढ़ना है। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप एक शब्द में उत्तर दे दीजिएगा कि सर जंग से बचाने के लिए। बिल्कुल जंग से बचाने के लिए, लेकिन परिभाषा थोड़ी सी लंबी हो तो ज्यादा अच्छा होता है। एक शब्द में दीजिएगा तो टीचर एक को नंबर देगा ना, बिल्कुल, तो 2 नंबर में लगभग आता है। तो ध्यान दीजिएगा,
पेंट करने से लोहे की पदार्थ की ऊपरी जो भाग होती है वो छिप जाता है। क्या हो जाता है? छिप जाता है। वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट कर देते हैं। यानी कि जब हम लोग लोहे की वस्तु को मार्केट से लेके आते हैं और उसे अगर हम पेंट कर देते हैं तो उसका ऊपरी जो भाग है वह छिप जाता है। छिपने के बाद से उस पे जो वायु है, जल है, उसका संपर्क टूट जाता है तो वह उस पे जंग नहीं लगता है। और जब जंग नहीं लगता है इसलिए हम लोग उस वस्तु को पेंट कर देते हैं, क्या, ताकि वह खराब ना हो। तो इसलिए हम लोग उसे पेंट करते हैं। समझ में आया? चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया विकृत गंधिता से। क्वेश्चन है कि तेल या वासायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अभी आपको हमने तो बता दिया है कि तेल या वासायुक्त खाद्य पदार्थों को, चिप्स वगैरह को, नमकीन वगैरह को, उसको हवा उसमें भर के रखा होता है, आप आमतौर पे देखते हैं। तो क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थ वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति जो होती है वह धीमी हो जाती है। यानी कि जो खराब होने की गति है वो काफी धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तेल एवं वासायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके, यानी कि उपचयन वह खराब ना हो सके। इसलिए तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है? नाइट्रोजन से प्रभावित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि तेलीय व खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उस उपचयन की क्रिया धीमी हो जाए, वह खराब जल्दी न हो। तो समझ में आया ना आपको? बिल्कुल। तो सारी चीजें हम लोग जो है पहली चैप्टर में जो रासायनिक अपक्रिया समीकरण है इसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लिया। अब आगे जो है अम्ल क्षार लवण है, अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। काफी शानदार है। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा तो बड़ा ही दिक्कत होगा। क्लास आपको रेगुलर लेना है, क्लास के लिए सब कुछ यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके पूछिए। फिर मिलते हैं इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।